नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 24 अक्टूबर 2021 और यहां पे आपके सवाल मेरे जवाब का 139वां एपिसोड यानी 139 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल सैटरडे यानी शनिवार 23 अक्टूबर 2021 को जितने लोगों ने अपने सवाल भेजे सैटरडे को, उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट करने के बाद अपना जवाब लेकर हाजिर हूँ। एक एक करके सारे सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि अगर आपने सवाल नहीं भी भेजा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके बहुत सारे सवालों का क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने नियम के हिसाब से भेजे हैं, रूल के हिसाब से लिखे हैं, उनके सवालों को सेलेक्ट किया है। बाकी जिन लोगों ने नहीं भेजा रूल के हिसाब से, वो सवाल रिजेक्ट हो गए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला और देखता हूँ सबसे पहला सवाल किन का है। अगर आप पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, फीडबैक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल विकास शर्मा जी ने भेजा है गुड़गांव से। विकास शर्मा फ्रॉम गुड़गांव, हरियाणा। इन्होंने लिखा है कि आई हैव फायर्स अकाउंट एंड हैविंग सम होल्डिंग। इनके पास फायर्स का अकाउंट है और कुछ होल्डिंग स्टॉक्स पड़े हुए, बट ड्यूरिंग सेल द होल्डिंग इट शोज फॉलोइंग मैसेज CDSL ऑथोराइजेशन ऑथोराइज योर होल्डिंग एट CDSL टू एग्जीक्यूट सेल ट्रांजेक्शन। टेल मी आल्सो व्हाट इज CDSL, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, एक्चुअली अगर आपको CDSL नहीं पता है विकास जी, तो इसका मतलब है कि आपको NSDL भी नहीं पता है ना। अगर आप CDSL नहीं जानते तो आप NSDL भी नहीं जानते। आप जो शेयर खरीदते हैं ना, वो शेयर कहाँ रहता है? आपने शायद मेरे वीडियो को पूरा फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो बनाया इसके बारे में। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आपके शेयर डीमेट में नहीं रहते। आपके वो शेयर आपको शो तो करता है कि आपके डीमेट अकाउंट में है। एक्चुअली भारत सरकार के पास 2 तिजोरी है। एक तिजोरी का नाम है NSDL, ऐसे समझ लीजिए लॉकर, और एक का नाम है CDSL। तो आप जो भी शेयर खरीदते हैं वो या तो NSDL में जाता है, वो CDSL में जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका शेयर NSDL में है कि CDSL में। तो ये कैसे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकर से, कि आपका ब्रोकर किस तिजोरी के पास अपना अकाउंट रखे हुआ है। बात समझिए, किस तिजोरी, किस लॉकर के पास अपना अकाउंट रखा हुआ है। जिस ब्रोकर का अकाउंट तिजोरी NSDL में होगा तो आपका शेयर उसी NSDL में जाएगा, और जिसका CDSL में होगा उसका शेयर CDSL में जाएगा। तो CDSL में जमा हो गया, आपने शेयर खरीदा और ब्रोकर भाग गया। कल दिन अगर ब्रोकर भाग गया तो आप तो क्या करेंगे? सर पीटेंगे, माथा फोड़ेंगे अपना कि ब्रोकर भाग गया मेरा शेयर लेके। एक्चुअली आपका शेयर लेके ब्रोकर नहीं भागा, सिर्फ ब्रोकर भागा है। तो वो शेयर आपका सुरक्षित पड़ा है। कहाँ सुरक्षित पड़ा है? वो CDSL के पास पड़ा हुआ है या NSDL के पास पड़ा हुआ है। इसीलिए शेयर ब्रोकर के पास नहीं रह के आपका शेयर NSDL या CDSL में रख दिया जाता है सरकार द्वारा, ताकि अगर वो भाग भी जाए तो आपका शेयर आपको वापस दे दिया जाए। तो अब जब आप सेल करते हैं ना, तो उसको कन्फर्मेशन चाहिए। हाँ, आपने खरीदते वक्त तो कन्फर्मेशन मिला कि आपने खरीदा, तो वो जमा कर लिया CDSL। आपका ब्रोकर फायर्स जो है ना, एक्चुअली CDSL से रिलेटेड है। फायर्स का तिजोरी CDSL के पास है। तो आपने खरीदा तो खरीदते वक्त तो उनको कन्फर्मेशन मिला है कि आपका है, तो आपको वो CDSL में जमा कर लिया। उसने CDSL वाले ने अपने लॉकर में आपका शेयर रख लिया। अब आप जब बेच रहे हैं तो CDSL कंफर्म करेगा ना भाई कि सही आदमी है कि गलत आदमी है। बात समझिए, वो कंफर्म करेगा ना कि सही आदमी है कि गलत आदमी, कोई दूसरा तो नहीं बेच दे रहा है। तो इसीलिए आपको कह रहा है कि हम कम से कम आप ऑथोराइज तो करिए कि आप ही हैं। समझ रहे हैं बात? तो उसके लिए T पिन जनरेट करना होता है। T पिन मतलब ट्रेडिंग पिन, ठीक है, या टेली पिन बोल सकते हैं इसको जनरेट करना पड़ता है। और ये कौन जनरेट करेगा? ये आप खुद जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे? तो फायर्स में ही एक सुविधा दिया गया है T पिन जनरेशन का। अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे आप तो बहुत ही सिंपल उपाय, इतना साधारण सा उपाय है कि आप डायरेक्ट कॉल करिए फायर्स को और बोलिए कि मेरा होल्डिंग जो है सेल कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप कहिएगा कि मेरा सेल कर दिए, तो वो आपको एक T पिन बना के दे देगा, या आपके मोबाइल पर एक T पिन आ जाएगा। वो T पिन आप खुद उसको बता दीजिए और वो आपका शेयर सेल कर देगा। या आप चाहें तो आप खुद से भी T पिन जनरेट कर सकते हैं। आप जाके सर्च करें हाउ आई कैन जनरेट T पिन फ्रॉम फायर्स, तो वो आपको बता देगा, सारा प्रोसेस दिख जाएगा।
जैसे आप सेल करते हो रहेंगे ना, तो वहीं पे ऑथोराइजेशन का ऑप्शन आता होगा, सेल करते वक्त ऑथोराइज का ऑप्शन आता होगा, आपको इस पर क्लिक करना रहता है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक बक्सा खुलेगा, आपसे आपका आईडी मांगेगा। अब कौन सा आईडी मांगेगा? आपका डीमैट अकाउंट का आईडी मांगेगा। वो डीमैट अकाउंट का आईडी दीजिए, फिर मोबाइल नंबर दीजिए और उस मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी जैसे भरिएगा, फिल करिएगा, तो एक फिल करने के बाद आपका टी पिन कहेगा कि लीजिए आपका टी पिन जनरेट हो गया। टी पिन आपके मोबाइल पे मैसेज में आ जाएगा और ईमेल पे भी आ जाएगा। फिर अब आप सेल करिए और जैसे वो टी पिन मांगेगा टी पिन डालिए, आपका सेल हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो पाता है तो डायरेक्ट फायर्स को कॉल करके बोलिए मेरा सेल कर दो भैया, वो सेल कर देगा। क्यों? क्योंकि वहीं से वो टी पिन जनरेट कर देगा आपके लिए। ओटीपी आप ही के मोबाइल पे आएगा ना, आप उसको बताएंगे वो कर देगा, ठीक है, तो वो सारा काम कर देगा। तो CDSL NSDL 2 तिजोरी है, लॉकर है भारत सरकार के पास, जिसको अगर भाग भी गया ब्रोकर तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि शेयर आपका वहाँ रखा है। इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो बनाया हुआ है कि आपका शेयर का क्या होगा अगर आपका ब्रोकर भाग जाएगा, तो आपका शेयर का क्या होगा। ये वीडियो मैंने बनाया, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ पर वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आपको अपने इस पर लेके चलता हूँ YouTube चैनल पर, और कौन सा वीडियो देखना ये बता देता हूँ। देखिए ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मेरा जो दूसरा एक चैनल है ना, बाज़ार हाट न्यूज़। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो बाज़ार हाट न्यूज़ है उस पे आना है। मेरा एक दूसरा चैनल आरके ट्रेडिंग तो मेरा मेन चैनल है, दूसरा चैनल है ये बाज़ार हाट न्यूज़। इस पर चैनल पर आएंगे ना, थोड़ा सा नीचे करने के बाद वीडियो वाले सेक्शन में जाने के बाद, वीडियो वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक मिलेगा, तो नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद आप देखिए, एक मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, कहाँ पर है ये देखिए, आपका ब्रोकर भाग गया, ऐसे करके एक हेडिंग मिलेगा, आपका ब्रोकर भाग गया। तो इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया था, तो तब आपके शेयर का क्या होगा। तो ये वीडियो को आप देखेंगे ना तो आपको और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, और बाकी आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा CDSL को, नहीं तो वो आपको शेयर बेचने नहीं देगा, क्योंकि उसको चाहिए भाई कि आप ओरिजिनल आदमी हैं कि नहीं है, जिसका शेयर है वही आदमी है या कोई और है, ठीक है, उसको चाहिए इसी वजह से। तो आप दो उपाय कर सकते हैं, या तो खुद से टी पिन जनरेट कर लीजिए, जिसका प्रोसेस आपको पूरा नेट पर मिल जाएगा, या आपको डायरेक्ट फायर्स को कॉल करके आप सेल कर सकते हैं। क्लियर हो गया विकास शर्मा जी? इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं लेना है, और वो वीडियो देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ूंगा मैं सेकेंड सवाल की तरफ, और सेकेंड सवाल है गुजरात अहमदाबाद से CK पंडित जी लिख रहे हैं, वैभव ग्लोबल को बाय किया 100 क्वांटिटी 790 पर, और ओरो फार्मा को बाय किया 100 क्वांटिटी 775 पर, HDFC लाइफ 50 शेयर 740 पर। कह रहे हैं कि लॉस को बुक कर लें या वेट कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वैभव ग्लोबल में क्या चल रहा है। 100 क्वांटिटी इन्होंने 790 पे लिया है, तो मैं वैभव ग्लोबल के चार्ट यहाँ पे लगाऊंगा, और ये लग गया वैभव ग्लोबल। अब देखिए इन्होंने 790 पे लिया हुआ है, कितना 790, और प्राइस कहाँ गया है 690। पूरा का पूरा 100 पॉइंट ये लूज़ कर चुके हैं। देखिए पंडित साहब, CK पंडित जी, एक्चुअली आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब जो दिक्कत है ना इसके साथ, आप बहुत ही ऐसे जगह पर आ गए हैं कि अगर यहाँ से ये गिर गया, अगर ये 690 के नीचे ही ट्रेड करने लग गया तो ये 650 पे चला आएगा। इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गया है, इसका मतलब अब आपको स्टॉप लॉस 650 का ही लगाना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ, अप साइड के मूवमेंट तब बनाएगा जब ये ऊपर के साइड में जोन तोड़ देगा, 710, 715, 712 ये सब लेवल को ऊपर निकलेगा, तो आप 750 तक लेके फिर इसको जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर ये 690 के नीचे ट्रेड कर गया तो ये डायरेक्ट 650 तक गिरने के चांस वैभव ग्लोबल बनाएगा। दूसरा स्टॉक है आपके पास ओरो फार्मा। तो चलते हैं ओरो फार्मा की तरफ, और ओरो फार्मा भी 695 पे ट्रेड कर रहा है, और आपने 775 पे लिया है। इसमें बने रहिए, ओरो फार्मा में बने रहिए, इसमें भी बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर मत बनिए, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर आप बनेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, इसमें 650 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। एक चांस है कि यहाँ से ये बाउंस करके अपसाइड में निकलना चाहिए। अगर ऊपर 715 से 720 को ब्रेक करता है तो 750 तक का छोटा टारगेट आपको दिखा सकता है औरबिंदो फार्मा। तीसरा है आपके पास HDFC लाइफ, 740 पे लिया है HDFC लाइफ। तो चलते हैं हम लोग HDFC लाइफ के पास में, और ये आगे 740 पे लिया, 690। ठीक है सर, स्टॉप लॉस 680 का लगा के रखिए। ऊपर 710 का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करेगा तो 750 तक जाने के चांस इसके बना सकता है HDFC लाइफ। थोड़ा वेट कर लें इसमें। तो ये CK पंडित जी के सवाल पे मेरा जवाब है। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है अहमदाबाद गुजरात से ही लिख रहे हैं प्रदीप रामी जी का। अगला सवाल है कि सर गुड मॉर्निंग, सवाल आई है अबाउट PVR, यानी PVR का कॉल को इन्होंने खरीदा हुआ। PVR का कॉल इन्होंने 1660 का कॉल, 1660 का कॉल खरीदा है 53 के भाव पे 53 पर। नाउ इट इज़ ऑन 26.05, अब ये 26 रुपये
हो चुका है, यानी कि 50% इनको लॉस हो चुका है, इनका कैपिटल आधा वहाँ पर से हो गया है। तो अब कह रहे क्या करना चाहिए, स्क्वायर ऑफ करें या होल्ड कर ले। तो चलते हैं अभी चेक कर लेते हैं। आपने पीवीआर का कॉल लिया हुआ है। देखिए एक्चुअली पीवीआर का जो कॉल लिया ना, मैं पीवीआर के कैश के लेवल आपको बताऊंगा, और कैश का अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तब तो आप बने रहिएगा, अगर नीचे ब्रेक हो गया तो निकल जाए। इसका एक बार आप ध्यान रखिएगा कि अगर पीवीआर आपने 28 तारीख का ही तो लिया हुआ है एक्सपायरी, तो 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। दिक्कत यही हो गया कि अब आप इसके पास समय नहीं है, लेकिन आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1600 का। देखिए 1600 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए कैश के चार्ट पर। अगर ये 1600 का स्टॉप लॉस 1600 का प्राइस के नीचे आ गया पीवीआर, तो जो भी उस वक्त आपको लॉस होगा आपको बुक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ये आपको फ़ायदा वैसे भी नहीं देगा ये। लेकिन अगर ये मंडे को 1700 के ऊपर निकल गया ना, देन ये आप थोड़ा होल्ड कर लीजिएगा, फिर आपको ये थोड़ा सा लॉस, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरा लॉस कवर कर देगा, पर थोड़ा सा ज़रूर कवर कर सकता है अगर ये 1700 के ऊपर निकल गया तब। तो 1700 के ऊपर निकलेगा तो आप होल्ड कर लीजिएगा, और 1600 के नीचे निकलेगा तो आप भाग जाइएगा, सीधा सीधी इसका हिसाब है, ठीक है ना सर। तो ये इस लेवल पर नज़र बना के रखिए। आगे चलें, और काला बुरागी से कर्नाटका से उदय कुमार जी लिख रहे हैं अगला सवाल कि ट्रेंट, नाल्को, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट, आईजीएल, एचएएल, प्लीज़ गाइड वेदर एबव स्टॉक्स आर गुड टू बाय। वाह, देखिए इतने ऊपर के लेवल पे मुझे एक चीज़ लोगों के ये कभी नहीं समझ में आते कि जब नीचे के भाव पे रहता है स्टॉक्स तो लोगों के पास पैसा नहीं होता, जब ऊपर के भाव पे चला रहता है तो कहाँ से पैसा आता है, ये मुझे आज तक नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा विचित्र सवाल रहा है आज तक, कि जब मार्केट हाई प्राइस पे रहता है तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, ये पैसे आ जाते हैं, जब मार्केट नीचे के प्राइस पे रहता है तो पैसे नहीं रहते। अब देखिए ट्रेंड इतना ऊपर है तो इनको यही लेना है, नाल्को इतना ऊपर है तो इनको भी यही लेना है, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट, आईजीएल, एचएएल सारे अभी ऊपर है ना, और इनको यही लेना है। उदय जी ऐसा क्या बात है, जब ये नीचे था ट्रेंड तो आपने नहीं लिया, और अब कहीं ना कहीं पेन हो रहा होगा कि अरे यार मैंने छोड़ दिया नीचे के भाव से, है ना, इतना ऊपर चला गया। देखिए सर ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। या तो अब जो इसका जो लेवल है ना, इसका 950 का एक लेवल है, अगर ये आपको 950 के आसपास मिले तब तो आप लीजिए, अगर ये 950 के आसपास नहीं मिलता है तब, अगर ये 1100 के ऊपर निकलता है तब लीजिए, ठीक है। कितना के ऊपर, या तो आप ये 950 पर लीजिए अगर मिलता है तो, नहीं तो आप 1100 के ऊपर लीजिए। ये दो आपको एंट्री लेवल बनेंगे ट्रेंड में। दूसरा है आपके पास नाल्को, और नाल्को का देख लेते हैं नाल्को का क्या चल रहा है, नेल्को है या नाल्को है, नेल्को होगा, है ना। हाँ देखिए नेल्को सर्किट लगा हुआ है, इस स्टॉक्स में अभी मैं बाइंग के कोई बात नहीं करूँ कि नया पोजीशन बनाने की गलती ना करें, इसको थोड़ा करेक्ट होने दीजिए सर। अगर ये करेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको लेना होगा तो बहुत, अगर लगे कि नहीं इसके बिना जीवन मेरा नहीं चलेगा, इसके बिना मेरा जीवन बेकार है, तो आप इसको 900 के ऊपर लीजिएगा। और अगर ये नीचे आ जाता है 600 के आसपास तो फिर वो अच्छा बाइंग जोन बनेगा 600 के आसपास में, 600 के आसपास में, या तो 600 के आसपास लीजिए या तो 900 के ऊपर लीजिए। नेल्को के अलावा आपके पास टाटा स्टील आप भी लेना चाह रहे हैं, टाटा स्टील सर 500-300 से इतना अच्छा ऊपर गया। अभी देखिए टाटा स्टील या तो आप 1400 के ऊपर लीजिएगा, और नहीं तो ये अगर आपको 1200 से 1100 के बीच में मिले तब लीजिएगा, उसके पहले मत लीजिए। अडानी पोर्ट से तो मैंने एक बार मना किया था लोगों को कि भाई अभी थोड़ा सा दूर होकर बैठिए। अडानी पोर्ट में टारगेट आ गए, यहाँ से जब मैंने ब्रेकआउट लेवल पे दिया था, शॉर्ट टर्म कॉल देख रहे हैं, इसी जगह से मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया था कि 740-45 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक पोजीशन बनेगा, तब आपने नहीं लिया तो कोई बात नहीं। दोबारा से अगर इस लेवल को 740 के नीचे अगर ये नहीं आया, 740 के नीचे, तब तो ठीक है। और अगर ये 795, 85 से लेकर 90 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो गया तब आप लेने की कोशिश करिएगा, उसके पहले मत लीजिएगा। इसके पास एक गैप था, उस गैप को इसने फिल कर दिया, फिल करने के बाद वो नीचे आ रहा है, तो आपको 740, 720 के आसपास अच्छा बाइंग जोन बनेगा, और ऊपर 800 के ऊपर, 790 से 800 के ऊपर आपको बाइंग जोन बनेगा। आईजीएल और एचएएल, चलिए आईजीएल की बात करें। आईजीएल देखिए काफ़ी अच्छे से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपने पहले पोजीशन बना रखा था आईजीएल में, नहीं लिया हो आईजीएल में, देखिए आईजीएल ने अपने बहुत ही तगड़े सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे आने की कोशिश किया है। 500 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको तोड़ दिया। दूसरा सपोर्ट इसके पास 480 का था, वो भी तोड़ दिया। अब जो आईजीएल में है ना वो 460, इसलिए अगर आपको 450 से 460 के आसपास में आईजीएल मिले तब लीजिएगा, या तो 500 के ऊपर निकलेगा तब लीजिएगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। बात रहा एचएएल के सर क्या बताऊँ इसके बारे में, तो मैंने पूरा डिफेंस स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के दिया था। उम्मीद है आपने पूरा भरोसे के साथ वीडियो नहीं देखा होगा, तो एचएएल में मैंने पूरा पोर्टफोलियो बना के दिया था पूरा डिफेंस सेक्टर में, कि भाई इसके क्या टारगेट
होंगे और क्या स्टॉप लॉस होंगे, मैंने सारे बताए। और वहाँ से इसने ज़बरदस्त रैली दिखाया और ये 1546 तक का, ज़्यादा दिन पहले भी नहीं दिया था, इधर ही 1 महीना पहले मैंने डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स 1-1.5 महीना पहले बना के दिया था। शानदार रैली वहाँ से HL ने दिखाया। अब ये 1400 के ऊपर निकलेगा तब लीजिएगा, नहीं तो अभी छोड़ दीजिएगा। अगर ये 1200 के आसपास मिले फिर उठा सकते हैं, नहीं तो 1400 के ऊपर उठा सकते हैं, यानी 1200 के आसपास हो सकता है बाइंग, या 1400 के ऊपर बाइंग होगा। उसके पहले ये बीच वाले प्राइस में बाइंग नहीं बनेगा उदय जी। और कोशिश करना है उदय जी, जब मार्केट हाई जोन पे रहे ना तो पैसे को उस वक्त कैश कर लेना है और पास में रखना है और नीचे आने का वेट करना है, नीचे आने पर लेना है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम जब हमें कपड़ा खरीदना होता है, कोई मॉल में जाना होता है, तो हम वेट करते हैं, हम उस वक्त वेट करते हैं कि ये चले, क्या कहता है, ऑफ़र है ना, ऑफ़र चले, कोई सीज़न आ जाए और कम प्राइस पे मिलेगा कपड़ा, तब हम मॉल में जाएंगे लेने के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में ठीक उल्टा करते हैं, जब मार्केट ऊपर रहता है तब लोग ले लेते हैं, और जब नीचे आता है स्टॉक तो लोग बेच के भाग जाते हैं, जबकि यहाँ पर तो और लेना चाहिए ना। तो यही चीज़ होता है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा समझनी है। जब आप नॉर्मल लाइफ में इस तरह से करते हैं, कम दाम पे सामान को खरीदना चाहते हैं, तो मार्केट में क्यों नहीं ऐसा करना चाहेंगे, ज़रूर करना चाहेंगे। तो ये दो लेवल बताए, इसी 2 लेवल के आसपास में आपकी बाइंग बनेगी, अदरवाइज इग्नोर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ और अगला सवाल है धनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से लिख रहे हैं। इनका सवाल है, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग लाइफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सर, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज अनबिलीवेबल एंड द वे यू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड योर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इज ट्रूली अप्रिशिएट। थैंक यू। सवाल, एज यू नो आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यस, एंड ऑलवेज इन ए सर्च ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स, बट समटाइम्स आई बाय those stocks also which were recommended by my friend or colleagues. According, I bought the following stocks in the past: Jubilant Food, quantity 504, 1090 पे लिया था 2019 में। वेबको इंडिया 403 क्वांटिटी लिया था 1269 पर 2013 में। आई कैन होल्ड दिस स्टॉक फॉर 2 or 3 years मोर, बट आई वुड लाइक टू नो योर वैल्यूबल फीडबैक रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर फोरकास्ट। आई नो योर एनालिसिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड आई वुड बी एबल टू टेक डिसीजन फॉर फैमिली। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, रिगार्ड। धनप्रीत सिंह साहब ने लिखा है चंडीगढ़ से। देखिए, इनके पास से ये कह रहे हैं कि आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और मैं हमेशा एक क्वालिटी स्टॉक सर्च करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं वैसे स्टॉक्स भी ले लेता हूं जो मेरे दोस्त या कलीग मुझे बता देते हैं। उनके अनुसार ही मैंने 2019 में 504 क्वांटिटी जुबिलेंट फूड का ख़रीदा था 1090 के भाव पे, और वेबको इंडिया को 1269 के भाव पे 403 क्वांटिटी 2003 ईस्वी में ख़रीदा था। अब क्या इसको हम होल्ड कर सकते हैं या नहीं? तो सबसे पहले तो कहेंगे कि आपका जो पेशेंस है, जैसे आपने कहा, आपका पेशेंस का मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि 2019 में, ज़्यादा पुराना नहीं, 2019 2 ही साल हुआ, और 504 पे आपने जुबिलेंट फूड लिया था, और वो आज 5000 का हो चुका है ना। 2 साल के अंदर 500 से 5000 का जुबिलेंट फूड पिज्ज़ा हो चुका है। तो आपने तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है ना। ये 4600 से गिरा है जुबिलेंट फूड। तो देखिए, ये अभी आपको इसमें जब ये बाउंस करे, है ना, इसको आप होल्ड रखिए सर, बिल्कुल होल्ड रखिए। और अगर आपके पास इनकेस पैसा रहे, इनकेस ये रहे, तो ज़रूर आप इसमें क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ कि क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया, 4600 से ये 3700 आ गया, और अभी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो कोई बात नहीं, नीचे आने पर अगर ये आपको 3400 के आसपास मिलता है, हालांकि आना नहीं चाहिए 3400, लेकिन अगर आ गया 3600 से ये बाउंस हो जाएगा, लेकिन अगर आ गया तो ज़रूर वहाँ पे क्वांटिटी उठा लीजिएगा सर, और भी अच्छे भाव आपको यहाँ पे मिलेंगे। और नहीं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी है उसका 50% 70% आप क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और बाकी का आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो इनका बाइंग प्राइस 2019 में 504 रुपये का था, बिल्कुल सही, और वहाँ से ये 4600 का हाई लगाया, बहुत ही शानदार, और वहाँ से बिल्कुल ये डाउनफॉल में 3600 3700 के आसपास आ गया। तो जो लेवल मैंने आपको बताया घनप्रीत जी, उस लेवल को याद रखिए। और दूसरा है आपके पास वेबको। तो वेबको का चार्ट भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, वेबको इंडिया, ये आ गया। अब देखिए 7671 रुपये के प्राइस चल रहा है, और इन्होंने 2013 ईस्वी में, ध्यान से देखिए दोस्तों, 2013 ईस्वी की बात हो रही है, यानी 8 साल पुराना, 8 साल पहले इन्होंने 1269 रुपये पे लिया गया था। 1269 पर इनका प्राइस था, कितना? 1269, और अभी का प्राइस चल रहा है 7671 रुपया। टाइम पीरियड कितना हो गया? 8 साल हो गए, 8 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा
होल्ड रखा है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है, जिसका रिजल्ट है कि 1200 से लेके ये 7000 तक की रैली को इंजॉय कर पाएँ। अभी आप वेबको इंडिया में बने रहें सर। एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 7000 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और अगर ये ऊपर 7800 को ब्रेक करता है तो ये 8000 तक के लेवल आपको नियर में, और 8200 के टारगेट दोबारा से आपको वेबको इंडिया में दिखा सकता है। बने रहें, ये हो सकता है आने वाले समय में आपको 10,000 तक के भी लेवल दिखा दे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप कह रहे हैं कि आप 2 से 3 साल इसको होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गणप्रीत साहब। तो ये है मेरा फीडबैक आपके सवाल पे। अगर पसंद आए तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है अविनाश वसंत कठाले साहब ने लिखा है मालसीरस सोलापुर महाराष्ट्र से। व्हाट इज़ योर व्यू फॉर इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक फॉर लॉन्ग टर्म कंसिडरिंग करेंट सिचुएशन। ये कह रहे हैं कि क्या व्यू है आपका यस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव। अब पहली बार आप मेरे मुँह से सुन रहे होंगे यस बैंक में पॉजिटिव, हाँ, पर इसके पीछे का एक कारण है। मेरा व्यू एकदम पॉजिटिव है यस बैंक पे इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके साथ एक डिस्क्लेमर है, उतना ही पैसा आप लगाएंगे यस बैंक में जिसके डूब जाने से कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। उतना ही पैसा यस बैंक में लगाएंगे जिसके डूब जाने से कोई फ़र्क नहीं लगे, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन सेफ्टी के साथ पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि पूरा घर बेच दिया या जितना पैसा पोर्टफोलियो में भी मार्केट ऊपर गया, जितना पैसा सब हुआ प्रॉफिट सब लगा दिया। नहीं, हम उतना ही पैसा लगाएंगे जिसके डूबने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए, जिसका एक बार रेपो ख़राब हो जाता है, रेपो मतलब रेपुटेशन, तो उस पर आप दोबारा विश्वास नहीं करते। एक दोस्त है जिसको आपने 5000 रुपया दिया और उसने आपको नहीं लौटा के धोखा दे दिया, तो आप दोबारा उस दोस्त पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। यस बैंक की कहानी बिल्कुल सेम वही है। तो आप कैसे, जब इसने अपना रेपो ख़राब कर लिया तो कौन विश्वास करेगा? कितनों ही अच्छा मूव करे, विश्वास ही नहीं आना। तो उतना ही पैसा लगाना है जिसके डूब जाने से आपको कोई जीवन में फ़र्क ना पड़े, बस उतना ही पैसा लगाएंगे। समझ रहे हैं ना? पॉजिटिव व्यू है लेकिन उतना ही पैसे का जिससे डूबने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये है मेरा जवाब आपके सवाल पे अविनाश जी। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है तनवीर आलम जी का। तनवीर आलम जी दिल्ली से लिख रहे हैं कि मेरे पास चोला मंडल फाइनेंस के 610 की बाइंग है, भारतीय एयरटेल 705 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? चोला फाइनेंस के टारगेट 640 था, वो तो आ गया था सर। चोला फाइनेंस में 610 की बाइंग है। चोला फाइनेंस में तो अक्सर मैं अपना निफ्टी फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक में बताता रहता हूँ कि भाई इतना के ऊपर जाएगा, इतना के ऊपर जाएगा। ये 640 आपने 610 पे लिया और अभी देखिए 598 आ गया, यानी आपने इधर ही लिया है, पहले नहीं लिया। 620 के ऊपर जब तक अब ये नहीं जाएगा तनवीर जी, तब तक इसको दिक्कत है, इसके जीवन में कष्ट है। 620 के ऊपर जाएगा, एक देखिए एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ऊपर की ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये 620 के ऊपर नहीं जाए, इसके साथ दिक्कत वाली बात बनी रहेगी। और अगर इनकेस ये 580 के नीचे आ गया तो फिर तो आपको दिक्कत और पैदा कर देगा, फिर ये 560 तक गिर सकता है। तो 560 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कर सकते हैं। 620 का वेट करने का करिए, अगर वेट ब्रेक होता है तो फिर 650 तक के भी टारगेट आपको चोला फाइनेंस दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल, अगला सवाल है भारतीय एयरटेल 705 की बाइंग है भारतीय एयरटेल पर। 705 पे ही तो लिया है आपने ना, चलते हैं 705। हाँ, 705 की बाइंग है। तो देखिए भारतीय एयरटेल पॉजिटिव है, कहीं दिक्कत अभी नहीं है, लेकिन तब तक जब तक ये 680 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर ये 680 के नीचे आ गया, तब आप डाउन आ गया, तब आप निकल जाइए। यानी कि आप करेंट सिनेरियो से 680 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ऊपर अगर ये 710 को ब्रेक करता है तब फिर आप होल्ड रखिए 740 के 740 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल को। तनवीर जी, तो ये है व्यू आपके सवाल पर मेरा। उम्मीद है फीडबैक देना जरूर चाहेंगे आप। अगला सवाल की तरफ बढ़ूँ और अगला सवाल है पार्थ गांधी जी। ओके, पार्थ गांधी जी वालसाड गुजरात से लिख रहे हैं, आई होप यू आर डूइंग गुड। सर मैं तो अच्छा कर ही रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। I have a 2 scripts which I bought recently. Kindly guide me its short term target and at what level I can add few quantity. इनके पास 2 स्क्रिप्ट है और इन्होंने रिसेंटली ख़रीदा है। कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए और क्या किस लेवल पर मैं इसको और ऐड कर सकता हूं क्या। जैसे एक्सारो टाइल्स इन्होंने लिया है और कार्बोरेंडम यूनिवर्सल 870 के भाव पे लिया है, एक्सारो टाइल्स 160 के भाव पे लिया है। देखिए एक्सारो टाइल्स में आप शॉर्ट टर्म भूल जाइए सर। मेरा मानना है कि एक्सारो टाइल्स जैसे स्टॉक्स में अगर आप शॉर्ट टर्म करते हैं ना, तो आप इसकी बड़ी रैली को मिस कर जाएंगे। आप इसकी बड़ी रैली को मिस कर सकते हैं एक्सारो टाइल्स। लेकिन आपका चूँकि व्यू है आपका शॉर्ट टर्म, आप
शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो मैं वो लेवल बता देता हूँ कि किस जगह पे एक्सारो टाइल्स से आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक व्यक्ति ने किसी ने पूछा था कि अगर हम प्रॉफिट बुक हम चाहते हैं कि मेरा स्टॉक MRF बन जाए, ठीक है, MRF बन जाए, लेकिन डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, और अगर हम निकल जाते हैं प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो बाद में वो MRF जैसा बन जाएगा तो वो भी दिक्कत है। तो सवाल है कि आप दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। वो MRF बन जाएगा, आप नहीं बन पाएंगे, सवाल उल्टा हो गया। वो तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि वो तो चलेगा ना, गिरना पड़ना ऊपर नीचे होता रहेगा, आप नहीं बन पाएंगे क्योंकि आप निकल गए। तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पर। देखिए अभी बेचारा आया है मार्केट में, भी जन्म हुआ है, अगस्त महीने में इसका जन्म हुआ है स्टॉक मार्केट में। गलत बोल रहा हूँ क्या? अगस्त महीने में स्टॉक मार्केट में एक्सारो टाइल्स का जन्म हुआ है। अब जन्म हुआ और आपने 160 पे खरीद लिया, और वो भी जब आपने 120 पे नहीं लिया, 130 पे नहीं लिया, आपने 160 पे लिया, यानी हायर जोन टॉप जैसे लगाया आपने वहीं पर ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं सर। आप एक बार ये 145 से 140 के आसपास आए ना तो आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर 140 से 145 के आसपास आ जाए तो ऐड कर लीजिए, या 160 के ऊपर जाता है तब आप ऐड करिए। यानी आपका जो एवरेज प्राइस है, देखिए आपकी के प्राइस से वो गिरा है तो 160 के ऊपर जब निकले तब फिर ऐड कर सकते हैं, या 140 से 45 के आसपास ऐड करेंगे। टारगेट उसको थोड़ा लंबे मिलेंगे सर, 175 से 200 के आसपास का थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है आपको एक्सारो टाइल्स। कार्बोरंडम, आपने दूसरा स्टॉक जो लिया है वो कार्बोरंडम का लिया है, तो चलते हैं कार्बोरंडम, और यहाँ गया 805 पर लिया हुआ है ना कार्बोरंडम को, 870 पे लिया, सॉरी 870। अब 844 के आसपास में ट्रेड कर रहा है कार्बोरंडम। अब देखिए 870 पर एक लेवल है इसके पास, ध्यान रखिए, एक लेवल है 820 रुपये का। अगर ये 820 के नीचे निकल जाता है तब तो ये ख़राब हो जाएगा, फिर आपको निकलना पड़ जाएगा वहाँ से। लेकिन आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं पूछ के ये पूछा है कि हम ऐड कहाँ कर सकते हैं, यानी आप चाहते हैं कि हम प्रॉफिट में ही निकलें चाहे कुछ हो जाए, स्टॉप लॉस नहीं लेना है। देखिए आपको अगर स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो फिर आप प्रॉफिट कैसे लेंगे, है ना, आपको स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा। 800 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये 800 रुपये तक से के ऊपर से बाउंस कर गया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो 800 के बाद अगर ये गिरेगा तो 40 पॉइंट वहाँ से गिरेगा, 760 तक आ जाएगा, ये याद रखिए। और अगर ये ऊपर 860 से 870 को ब्रेक करता है तो होल्ड रखिएगा, 920 से 940 तक के टारगेट कार्बोरंडम आपको दिखा सकता है सर। ये व्यू है मेरा आपके सवाल पर। पार्थ गांधी जी वालसाड गुजरात से सवाल था इनका। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल राघवेंद्र जी बेंगलोर से लिख रहे हैं। डियर रवि जी, क्वेश्चन, व्हाट इज रोल और इम्पैक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी एंड वॉल्यूम फॉर स्विंग ट्रेड, काइंडली एक्सप्लेन। सर मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा, अपार दुख के साथ सूचित करना चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो फिर नहीं देखते, है ना। मैं पोस्ट कर चुका हूँ इसके बारे में वीडियो, कहाँ पोस्ट किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पूरे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इतना व्यू उस पर मिला था, इतने लोगों के कमेंट आए, तो वो दिखा देता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि मैं अगर यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता हूँ तो मैं उसका लिंक पोस्ट नहीं करता टेलीग्राम पे, मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर देता हूँ, मैं अपने मोबाइल ऐप पर भी पोस्ट कर देता हूँ, है ना, जो कि आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप है, वहाँ भी पोस्ट कर देता हूँ। तो आप उस वीडियो को देखिए, मैं इसे आपको बता देता हूँ। देखिए आपको ना मेरा एक दूसरा चैनल जो है बाजार हाट न्यूज़, जो कि आप जानते होंगे, है ना, ये बाजार हाट न्यूज़, इस पर वो चैनल पोस्ट है, लेकिन इसका भी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इसमें आपको मेरे इस चैनल पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जैसे इसका हेडिंग होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, भाव। जैसे मैं भाव लिखूंगा ना हिंदी में और इंटर करूंगा तो एक वीडियो आ जाएगा, भाव तो ऊपर जाएगा, भाव तो ऊपर जाएगा। इस हेडिंग से आपको मेरे बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कैसे आप डिलीवरेबल क्वांटिटी का परसेंटेज वगैरह से आप स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इस पर मैंने पूरा, ये 39 मिनट का वीडियो है। अब वीडियो बड़ा है सर, ये देख लीजिएगा 39, क्योंकि लोग यहाँ 3 मिनट का वीडियो खोजते हैं, 3 मिनट में मार्केट के 3000 पुराने इतिहास का वर्णन चाहते हैं तो वो तो नहीं मिल पाता है। इसलिए 39 मिनट का वीडियो थोड़ा बड़ा है, पेशेंस रख के अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये वीडियो को आप देखिए, आपको मिल जाएगा। इसके लिंक भी मैंने ग्रुप में दिए हुए थे, टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ था, सारे जगह मैंने दिया हुआ था। भाव तो यूपर जाएगा, आप इसको ज़रूर सर्च करें, आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और मैं अपने सारे व्यूअर्स से भी कहूँगा, आप लोग देखिए इस वीडियो को, काफ़ी यूनिक वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और काफ़ी एजुकेशनल वाला ये वीडियो बनाया हुआ है डिलीवरेबल क्वांटिटी के ऊपर में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो उम्मीद है राघवेंद्र जी देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक भी देंगे।
अगला सवाल समीर जी हैदराबाद से लिख रहे हैं। समीर जी का सवाल है, सर रिसेंटली आई टुक किम्स यानी कि वो हॉस्पिटल वाला शेयर लिया 81140 1140 पे लिया। सर किम्स का चार्ट बहुत बार रीड करने की कोशिश किया है मगर समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजिंग लग रहा है, प्लीज़ चार्ट के लेवल। सर आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है पता है, देखिए अभी मेरे घर एक बच्चा मान लीजिए जन्म लिया, अब मैं उसको सोच रहा हूँ, उसको देख देख के, मैं अपने घर में एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया, मैं उसको देख देख के सोच रहा हूँ ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि चोर बनेगा कि बदमाश बनेगा कि पुलिस बनेगा कि वकील बनेगा, समझ में ना रहा है। अरे भैया उसको चलने तो दीजिए, आप बच्चे को पहले चलने दीजिए, पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, तब ना पता चलेगा। बेचारा अभी मार्केट में नया नया आया ही है, आप अभी से उसको रीड करेंगे, वो बेचारा क्या करेगा, वो तो खुद कंफ्यूज है। हाँ अभी तो मार्केट में वो लिस्ट ही हुआ है ना, यही देखिए कब लिस्ट हुआ है, जुलाई में। इस जुलाई मंथ से लेके अभी आया है अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने में अभी बच्चा, सर 4 महीने में तो बच्चा सही से बैठना नहीं सीखता है। आप इस स्टॉक्स की बात करें, थोड़ा और पीछे जाएंगे, हाँ वही 6, तो 6 महीने 6 4 10 10 4 महीना, तो 4 महीना में बच्चा सर सही से बैठना नहीं सीखता। आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, क्या इसे इसको थोड़ा चलने देंगे ना सर, इसको कहीं बनने दीजिए। इसको मैं कह रहा हूँ, मेरे घर का एक मान लीजिए बच्चा जन्म हुआ, मैं उसको सोच सोच के देखता रहूँ, सोचता रहूँ डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि चोर बनेगा कि बदमाश बनेगा कि वकील बनेगा, कैसे पता चलेगा सर? वो करेगा मूवमेंट तब ना, वो चलना स्टार्ट करेगा तब तो, उस बिहेव दिखाएगा तब ना। ये अभी कोई बिहेव ही नहीं दिखा रहा है, अभी ये चुपचाप से बैठा हुआ है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। ये सीधा सीधी से एक बात है कि 950 का इसका एक लेवल आता है जो कि लगभग आईपीओ के प्राइस के आसपास का था। यहाँ पे ये एक बार उसको क्लेम कर सकता है। देखिए इसने एक बार हिम्मत भी दिखाया था क्लेम करने का, आप देख रहे हैं ये वाला प्राइस यहाँ पे देखिए, तो ये एक बार इस लेवल को दोबारा टच कर सकता है। अगर ये दोबारा टच कर गया इस लेवल को, 950 वाला जो प्राइस आ रहा है 980 वाला, देन फिर यहाँ से ये बाउंस कर जाएगा। एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर ये 980 को होल्ड नहीं किया तो 950 तक गिर जाएगा। 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन, अगर इसको ऊपर जाना है तो यहीं से जाना है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसी जगह से जाना है। 1150 के ऊपर अगर निकल गया तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं निकला तो फिर ये नीचे के लेवल खोल देगा। लेकिन आपको मैं बता दूं सर, अभी चार्ट बेचारा बना नहीं है मार्केट में साल, अभी मैं इसमें अगर 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा दूं तो काम नहीं करेगा, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि 200 दिन भी तो नहीं हुए उसको। 200 दिन भी होता है ना 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जरा कॉमन सेंस लगाना है कि 200 दिन के भी मूविंग एवरेज को अगर मैं इस पर प्लॉट करता हूँ तो क्या वो शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 200 दिन उसको हुआ कहाँ है जो शो करेगा। तो वो सारी चीज़ें अभी कुछ आया ही नहीं है इसके पास, तो आप इसीलिए रीड नहीं कर पा रहे। गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं, गलती इस स्टॉक की है कि इसको अभी उतना दिन ही नहीं हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? सेम वही तरह से कि मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ जो जन्म लिया है कि भाई डॉक्टर बनेगा कि चोर बनेगा कि इंजीनियर की डॉक्टर की पुलिस, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि अभी उसने बिहेव नहीं किया ना उस टाइप का। वो पलेगा, बढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, तब ना पता चलेगा, गिरेगा, उठेगा तो ना पता चलेगा कि इसका लक्षण कैसा है। सेम वही चीज़ है, या तो ये 950 पे आ जाएगा या तो ये 980 पे आ जाएगा, तब यहाँ से फिर ये बाउंस कर सकता है। पहला कंडीशन, वापस अपने जन्म स्थान पे आ जाएगा, या तो ये 1150 के ऊपर निकल जाएगा, तब ये फिर ऊपर के लेवल पे जा सकता है। तो थोड़ा चार्ट जब बन जाए क्लियर ना, तब आप उसको रीड करिए। अगर तो मान लीजिए अब अभी कोई कह दे कि अभी जो आया है रिसेंटली वो स्टॉक पारस वाला, पारस डिफेंस वाला, कि अब कोई इसके बारे में बताइए कि हम इसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, रीड ही नहीं हो पा रहा है। क्या रीड होगा सर? 10-15 दिन तो अभी हुआ ही, उसको आया हुआ। अभी तो मैं इसको 10 दिन का भी मूविंग एवरेज लगाऊं तो वो भी काम नहीं करेगा, पता है ना क्यों? क्योंकि इसका अभी जन्म हुआ है सर मार्केट में, अभी चलेगा, पड़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, तब पता चलेगा इसका क्या लक्षण है, क्या नेचर है। तो जो लेवल मैंने आपको बताया ना सर, उस लेवल को ध्यान में रखिए समीर जी, बात समझ रहे हैं? 1140 पे आपने लिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने किसी प्राइस पे लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात का है कि ज़बरदस्ती रीड करेंगे तो वो कैसे बताएगा मालिक? नहीं बता पाएगा। तो याद रखिए 1150 के ऊपर निकलेगा तभी ये पॉजिटिव होगा, अगर इसको जाना है ऊपर तो, और नहीं तो ये वापस एक बार अपने जन्म स्थान की तरफ आएगा, लौट के क्या होता है उसको कहते हैं ना, डैश डैश घर को आए, उस टाइप का ये वापस घर को आ जाएगा। 1000 या 980 के लेवल को वो टच कर सकता है, फिर वहाँ से ये बाउंस करे तो ठीक है। और जैसे कि अभी आपको एक स्टॉक्स दिखाता हूँ मैं, उस स्टॉक्स का नाम है श्याम मेटालिक। क्या नाम है? श्याम मेटालिक। देखिए श्याम मेटालिक ये है, ये स्टॉक ये कब आया? इसी के साथ आया था, इसके साथ ही आपका किम्स के साथ ही श्याम मेटालिक भी आया था। तो श्याम मेटालिक ऊपर गया और ऊपर आके अब देखिए कहाँ आ गया, वापस अपने उस आईपीओ लिस्टिंग वाले प्राइस के नीचे ट्रेड कर गया। समझ रहे ना? अब मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे ले लेता है और वो कहता है मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, रीड नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे सर? अभी तो उसका जन्म हुआ है, वो एक लक्षण दिखा रहा है कि अभी हम
थोड़ा कमज़ोर बच्चा है, अभी हमको भरण पोषण नहीं हुआ, मेरा कुपोषित हो गए हमको अभी उसमें अनाज नहीं मिला है, खान पान नहीं मिला है, सही नहीं मिला है, तो इस वजह से हम गिर रहे हैं, हम कमज़ोर हो जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? उसको अलग अलग फिर पौष्टिक आहार मिलेगा, यानी मार्केट सेंटीमेंट मिलेगा, अभी मार्केट भी निगेटिव हो गया है, सब कुछ मिलेगा। फिर मैं स्टील का काम करते हैं ना ये सब मेटालिक, फिर चाइना की खबरें आएगी, स्टील से रिलेटेड खबरें आएगी, इंडिया का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, कहेगा भारत में ये सब स्टील में, तब इसको बूस्ट मिलेगा। कहने का मतलब है इसके सारी चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, होगा, मार्केट इसके साथ अभी बिहेव करेगा, तब ये अपना रूप और रंग दिखाएगा। अभी आप इसको रीड करके करेंगे कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसमें एक ये कहते हैं कि 370-80 के ऊपर निकलेगा तो ये मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि एक बार जो इस बंदे ने इसको मार दिया था उस बंदे के ऊपर निकल जाएगा तो वहाँ से निकल जाएगा ऊपर, लेकिन नीचे अब ये कहाँ तक जाएगा? क्योंकि अपने आईपीओ प्राइस के नीचे आ गया, देख रहे हैं ये आईपीओ प्राइस के नीचे आ गया ना, तो ये कहाँ तक जाएगा अब ये बताइए, कोई आइडिया है? क्योंकि ये तो बेचारा जहाँ पर से जन्म लिया था उससे भी नीचे चला गया। तो समस्या ये है कि इसका चार्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है। कोई भी मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा, इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उतना दिन ही नहीं हुआ है। कम से कम एक 200 डे का भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग जाए ना तो काम करे कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। इसीलिए तो आपको मैंने ये बेसिक इसलिए बताया, इसलिए समझाया कि कभी भी वैसे स्टॉक्स को, चार्ट को रीड करने की गलती मत करिए जिसका चार्ट भी क्लियर बना ही नहीं है, अभी वो जन्म ही लिया है। आप कोशिश कर रहे थे, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, लेकिन आपने गलत जगह पे कोशिश कर लिया, क्योंकि उसका चार्ट अभी क्लियर हुआ नहीं। आपने 1140 पे लिया, तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर इसको बाउंस करना है तो 1150 का लेवल है, अगर इसके ऊपर निकल गया तो यहीं से निकल गया, नहीं तो ये फिर 980 और फिर 950 के लेवल की तरफ आने की कोशिश कर सकता है समीर जी। तो ध्यान रखें, और अगर मेरी बात आप समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा समीर जी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है संजय मुंडाडा जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि सुदर्शन केमिकल 605 पर लिया है, रीज़न के साथ लिख रहे हैं ये 1 आवर कैंडल शो कर रहा है डाइवर्जेंस, योर व्यू ऑन एबव स्विंग ट्रेड, मे आई होल्ड जुबलियन एग्रा, जुबलियन रिया, क्या नाम है, जुबलियन एग्रिया, ओके, बाउट 702 यानी 702 पे लिया है, रिजल्ट ऑफ Q2 इज़ बेटर, कैन एड इन डिप्स। देखिए मैं रिजल्ट को वैल्यू नहीं करता, मैं आपको बता दूं, मैं रिजल्ट को वैल्यू ही नहीं करता। अगर मेरा चार्ट मुझे बता देता है तो वो रिजल्ट भी दिखा देता है, तो मैं रिजल्ट पे उतना जाता ही नहीं। अभी देखिए एशियन पेंट का एक एग्जांपल देता हूँ संजय जी, एशियन पेंट के रिजल्ट आ गए खराब, है ना, और स्टॉक दर 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 नीचे आ गया, तो क्या एशियन पेंट खराब हो गया? ज़रा सोच के अपने नॉर्मल दिमाग में लेके चलेंगे कि एशियन पेंट का इस क्वार्टर रिजल्ट आ गया, क्रूड के दाम बढ़ गए, ये बढ़ गया, मटेरियल नहीं आ पा रहा है, तो उसका रिजल्ट भी मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिला, तो उसका धड़ाधड़ धड़ाधड़ प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, 3500 से 2900 पे आ गया। तो क्या ये स्टॉक खराब हो गया? नहीं ना, खराब नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे पता है पेंट में अगर कोई लीडर है तो यही लीडर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप उस रिजल्ट को सिर्फ रिजल्ट के बेस पर लेंगे तो आप ये भी अक्सर देखते होंगे कि अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक गिर जाता है और ख़राब रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक ऊपर चला जाता है, आपने देखा होगा इस बात को, है ना। तो कभी भी उतना रिजल्ट को वैल्यू नहीं करते हम लोग, लेकिन चार्ट को वैल्यू करते हैं। तो मैं आपको चार्ट पर ले जाके समझाना चाहूँगा। सुदर्शन केमिकल 605 पे लिया है, चलते हैं हम लोग सुदर्शन केमिकल पर, और वो लेवल हम लोग देखेंगे कि किस जगह पे इसको लेना चाहिए। 605 पे लिया और 606 के आसपास का प्राइस है, तो आप ही के प्राइस में है। तो अभी देखिए इसमें स्टॉप लॉस आपको 560 रुपये का लगाना पड़ेगा, थोड़ा दूर का बन रहा है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, आपको 560 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, उसके पहले कोई भी उपाय नहीं है। क्लियर? इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 640 रुपये का। जब तक ये 640 के ऊपर नहीं निकलेगा ये मूवमेंट नहीं करेगा, यानी ये आपको 580, 70 और 600 के बीच में घुमाता रहेगा। तो 640 के ऊपर निकल जाएगा, इसको डायरेक्शन मिल जाएगा। और अगर ये गिरता है 600 के नीचे, 590 के नीचे आता है, तो ये 560 तक आने की कोशिश कर सकता है। तो ये है व्यू आपके सुदर्शन केमिकल पे। अब बात है जुबलियन एग्रा, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अपने लिया है कितने पे? 702 रुपये पे। चलते हैं, रिजल्ट को उतना वैल्यू नहीं करते ना, हम लोग काम करते हैं एक्चुअली टेक्निकल काम, तो इस वजह से उतना उसको वैल्यू करके नहीं चलते, क्योंकि अच्छे रिजल्ट आने पर भी स्टॉक गिर जाते हैं, ख़राब रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक ऊपर चला जाता है। 702 पे आपने लिया है इसको, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यह प्राइस कर रहा है 670 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। देखिए इसके साथ एक दिक्कत क्या है कि इसका 650 का जो एरिया है ना, वही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये 650 को ब्रेक कर गया तो ये 600 तक गिर जाएगा, फिर बीच में 20-30 पॉइंट भी नहीं रुकेगा, ये डायरेक्ट 50 पॉइंट गिरेगा अगर ये 650 के नीचे आ गया तो। लेकिन यहाँ से खुशखबरी ये भी है कि अगर ये 700 के ऊपर निकल गया देन आपको 750 और 800 तक के भी टारगेट जुबलियन एग्रा दिखा सकता है। तो ये लेवल है आपके लिए मेरा।
अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो मुझे कृपया फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। संजय मुंडाडा जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से थे। अब चलेंगे अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं। टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं और ये क्या लिख रहे हैं, काफ़ी बड़ा लिखा है इन्होंने। शॉपर्स स्टॉक गजब मूव किया, अच्छा, और मैंने उससे 12,000 का प्रॉफिट अभी बना चुका हूँ। थैंक यू सर, वेलकम सर, और होल्ड कर रहा हूँ 400 के टारगेट के लिए। थैंक यू सो मच आपके मार्गदर्शन के लिए। चलिए वेलकम सर, एंजॉय करिए प्रॉफिट। RVNL ने ब्रेकआउट किया है और 2 दिन में अच्छा मूव आया है। मैंने 3,000 क्वांटिटी 33 के प्राइस पर, 3,000 क्वांटिटी 33 के प्राइस पर होल्ड किया है। इसका क्या टारगेट हो सकता है? टारगेट आ गए उसके, हो सकता है, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। आप ऑलवेज बोलते RVNL होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बिल्कुल, लेकिन मैंने इसे ब्रेकआउट पर पकड़ा। तो सर होल्ड लॉन्ग टर्म इसलिए तो बोलता हूँ, अगर मैं इसको होल्ड शॉर्ट टर्म बोलता तो ये मूव आप ले पाते? नहीं ले पाते ना। नहीं, ये ऐसा स्टॉक है, आपको अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट के आदमी हैं, तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी का जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। RVNL में RVNL ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, इस जगह पे क्वांटिटी ज़रूर आप बुक कर लीजिए, क्योंकि 3,000 क्वांटिटी ले रखा है, तो कम से कम अगर 2,000-1,500 क्वांटिटी बुक कर लेंगे तो कोई डांटेगा नहीं, कोई मार्केट मारेगा नहीं, क्यों बुक किया रे RVNL, आपको नहीं डांटेगा, क्यों बुक किया तुम, हमको और ऊपर जाना, ऐसा वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, बल्कि वो पैसा प्रॉफिट में ही आएगा। अगर वो नीचे आ जाता है इन केस, तो वो जो 1,500 क्वांटिटी का प्रॉफिट आपने बुक किया है उससे उसको और खरीद लीजिएगा, क्योंकि व्यू तो लॉन्ग टर्म होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको करना है, ठीक है। आप बिल्कुल उसको बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं RVNL को लंबे टारगेट के लिए। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक है ही नहीं। देखिए कुछ स्टॉक्स हैं लिस्टेड मेरे लिस्ट में, जो इसको मैं कभी भी शॉर्ट टर्म बोलता भी नहीं, और अपने लोगों को भी बोलता हूँ कि ये सब स्टॉक के बारे में मुझसे ना पूछा करो भाई। मैं सीधे सीधे अपने ग्रुप में भी बोलता हूँ। जैसे आपको मैं बता दूँ, अशोक लीलैंड, जैसे मन्नपुरम फाइनेंस, जैसे RVNL, जैसे एक स्टॉक है और एक बढ़िया स्टॉक है, मैं वो छोटे प्राइस का स्टॉक है, भूल रहा हूँ, लेकिन जो अभी नाम आपको बताया ना, ये सब स्टॉक्स बिल्कुल लंबे समय के लिए, बर्गर किंग है ना, ये सब स्टॉक को अब पूछना ही नहीं है इसका कुछ, इसको एकदम लॉन्ग टर्म के लिए रखिए पकड़ के, आपको अच्छा पैसा बना के देगा, हमेशा याद रखिए। तो जो RVNL पे स्ट्रैटेजी बताया ना मैंने कि 1,500 क्वांटिटी बुक कर लीजिए और बाकी रखे रहिए, जब वो ऊपर चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, तो 1,500 रेस्ट बचा रहेगा, उसका एंजॉय करेंगे प्रॉफिट। और अगर वो नीचे गिर गया ना, तो फिर वो 1,500 क्वांटिटी जो प्रॉफिट बुक किया उससे ऐड कर लेंगे, समझ गए। अच्छा, तीसरा सवाल है आपका, एक और चार्ट आपने पोस्ट किया था STL टेक का, जी बिल्कुल, स्टेलाइट टेक का, उसमें 1,500 का प्रॉफिट चल रहा है, बिल्कुल, इसका क्या टारगेट हो सकता है? देखिए सर, मैंने STL टेक के जो दिए थे आपको, शानदार उसमें ब्रेकआउट आया, शानदार प्रॉफिट भी बना, यहाँ पे साफ सुथरा। पहला टारगेट ही 300 था, दूसरा टारगेट 310, तीसरा टारगेट 320 है। अभी 2 टारगेट इसके बचे हुए हैं, 310 और 320 का टारगेट बचा हुआ है। 280 का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें STL टेक में रखना पड़ेगा। तो एक टारगेट तो लगभग आ गया, 2 टारगेट इसके और बचे हुए हैं STL टेक में। इसके अलावा है रॉयल ऑर्चिड को बाय किया है 99 पर, इसको किस प्राइस पर ऐड किया जाए फॉर 1 ईयर? इसका मतलब ये गिर गया है आपके लेने के बाद, है ना, रॉयल ऑर्चिड। चलते देखते हैं, हाँ बिल्कुल 90 आ गया ना, तभी तो मैं कहूँ 99 पर आपने इसको बाय किया है और आप इसको 1 ईयर के लिए होल्ड करना चाहते हैं, किस प्राइस पर और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए किस प्राइस पे ऐड करना है, या तो ये 95 के ऊपर निकलेगा तब ऐड करिएगा, 95 के ऊपर, या फिर ये आपको 80 के आसपास मिले तब ऐड कीजिएगा, उसके पहले नहीं ऐड करना है। क्लियर? चलिए बढ़िया, आगे चलता हूं। और अगर रिको ऑटो बाय किया है, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं? प्लीज़ सर, इसके फंडामेंटल कैसे हैं आप बताएं। सर मैंने तो RVNL बोला लॉन्ग टर्म, तो आप तो शॉर्ट टर्म में चले गए, अब आप रिको में जा रहे हैं लॉन्ग टर्म में, ये तो अजब बात हो गई। जिसको मैं लॉन्ग टर्म बोलता हूँ उसमें आप शॉर्ट टर्म करने लग जाते हैं, और जिसको मैं बोलता ही नहीं उसको आप लॉन्ग टर्म लेके जाते हैं, ये ठीक है। चलिए बढ़ता, रिको ऑटो बाय किया, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, प्लीज़ सर इसका फंडामेंटल कैसे? देखिए रिको ऑटो में ना अभी समस्या है, ये जिस लेवल पे खड़ा है, इस लेवल को अगर ये डीप मार गया तो ये 40 तक गिर जाएगा, 40 तक गिर जाएगा। अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग गया किसी भी कारणवश से, तो फिर ये आपको 44 के नीचे, 43 के नीचे 40 तक गिरने के चांस बनते हैं। अगर ये 48 के ऊपर निकल गया रिको ऑटो, तब तो फिर 50, 52, 54 ये सब के भी टारगेट दिख रहेगा। रही बात फंडामेंटल की, तो देखिए सर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल की बात है कि फंडामेंटल में 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। सबसे पहले है कि कंपनी
का जो है डेप्ट कितना है, कर्जा, मैं आप अपने ऊपर लीजिए कि मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं और अगर 90 रुपये का आपके ऊपर कर्जा होगा तो आपका लाइफ चलेगा सही से? नहीं चलेगा, क्योंकि बेचारा 90 रुपये तो कर्जा वाला लेके चला जाएगा, बचेगा आपके हाथ में 10 रुपये। 10 रुपये से कैसे काम करेंगे, कैसे घर चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो हमेशा कर्जा ना के बराबर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी के प्रमोटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होना चाहिए, गिरवी नहीं होना चाहिए। ये 640 करोड़ का मार्केट कैप है इसके पास में और 590 करोड़ का कर्जा है। समझ रहे हैं कि 640 रुपये ये कमा रहा है और 590 रुपये का कर्जा लेके बैठा है, तो इसके पास रेस्ट कितना बचता है? रेस्ट मात्र 50 रुपये बचता है। कैसे चलेगा? ये फंडामेंटल उतना सही नहीं है फिलहाल, इस टाइम फंडामेंटल इसका सही नहीं। इन केस हो सकता है आगे इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो और इसके कर्जा कम करना स्टार्ट करे तो ये फिर प्रॉफिटेबल बन जाए, लेकिन अभी के फंड हिसाब से फंडामेंटल इसका सही नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये मेरा अपना व्यू है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अपना अलग हो सकता है व्यू। तो मेरा व्यू इस पर अभी फ़िलहाल निगेटिव है। अगर आपको एक बाउंस मिले तो आप इसमें से निकलने की कोशिश करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। RVNL में ऐड कर सकते हैं, इसका पैसा RVNL में ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्नाइडर को बाय किया 116 पर, क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या निकल जाए? इसे अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है जो 114 तक का बनता था। वाह, बहुत बढ़िया। स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर मैंने पूरा वीडियो बना के दिया था कि भारत में ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है ना। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, भारत में ऐसी दूसरी कोई कंपनी नहीं है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में मैंने बनाया। तो सर आप इसको ऐड कर सकते हैं, बाय ऑन डीप कर सकते हैं। डीप में मिले तो ज़रूर बाय करें। 105 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, अगर 105 के आसपास मिलता है तो ज़रूर दोबारा बाइंग किया जा सकता है। और 115 के ऊपर निकलने के बाद एक रैली इसमें मिल सकती है जो 120, 25, 30 तक के लेके जा सकता है। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म रखेंगे तभी मज़ा आएगा, शॉर्ट टर्म में इसमें मज़ा नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म देखिए, अच्छे स्टॉक्स में दिक्कत यही होता है कि आपको वो छोटे समय में ना आपको मज़ा नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप उससे एग्जिट करेंगे, आपने कई बार देखा होगा, जब आपने स्टॉक खरीदा होगा वो नहीं चल रहा होगा, जैसे आपने बेच दिया होगा वो चलना स्टार्ट कर गया होगा। तो ये चीज़ें होती है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स को बेच देंगे ना, दोबारा वो आपको लेने नहीं देगा, वो महंगा हो जाएगा तुरंत। तो समस्या ये है। तो हमें क्या करना है कि हमें नीचे आने पे, जिसका व्यू हमारा क्लियर है लॉन्ग टर्म, जब भारत में कोई ऐसी दूसरी कंपनी नहीं, तो इसका मतलब क्या है सर? बेहतरीन है, तभी तो कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है। मेरा हेडिंग ही था इस वीडियो पे कि ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो बिल्कुल मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है इस स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर। आप कह रहे हैं कि आप मन्नापुरम फाइनेंस पर हमेशा बोलते हैं कि इसका वो प्राइस मार्केट ने अभी तक नहीं दिया है जो होना चाहिए। इन चीज़ों को कैसे चेक किया जाए? सर ये एक दिन में तो चेक नहीं कर पाएंगे, इसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा कि एक दिन में चेक नहीं हो पाएगा। ऐसा एक कोई पॉइंट नहीं है कि बस एक पॉइंट ये देख लो और आप इससे पता कर लोगे, नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। आपको इसका कॉम्पिटिटर देखना पड़ता है, आपको इसका बिजनेस देखना पड़ता है, आपको इसका मार्केट देखना पड़ता है, आपको इसका कस्टमर बेस देखना पड़ता है, आपको इसका काम करने का तरीका को समझना पड़ता है, आपको इसको लोन डेप्ट को देखना पड़ता है, आपको इसके लोन रिकवरी को देखना पड़ता है। सारी चीज़ों को देख के तब कहीं ना कहीं एक एनालिसिस निकल के आता है कि अभी ये बहुत सस्ते भाव पे अवेलेबल है। देखिए मैं एक मोटा मोटी आइडिया बता दूं, इस मार्केट में दो ऐसी कंपनियां हैं जो प्योरली गोल्ड लोन पे काम करती है, प्योरली गोल्ड लोन पे काम करती है। एक है मुथूट फाइनेंस और एक है मन्नपुरम फाइनेंस। ठीक है, मुथूट फाइनेंस सेम प्राइस पे था, मन्नपुरम सेम है। एक ने ऊपर की तरफ छलांग लगाया, एक अभी वहीं के आसपास में जा रहा है। तो ऐसा क्या चीज़ें हैं जो ये अभी यहीं पर टिक गया है? इसका मतलब अभी वो भाव इसका आया नहीं है, इसलिए मैं एक मोटा मोटी आपको आइडिया दिया मैंने कि अभी तक वो भाव इसको आया नहीं जो भाव इसको आना चाहिए। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको इसको, तभी आप वो इंजॉय कर सकते हैं रैली। ठीक है टोनी गुप्ता साहब, उम्मीद है सवाल से संतुष्ट होंगे और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है धर्मेंद्र पांडे जी जबलपुर मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि सर जी को प्रणाम, आपके आशीर्वाद से काम ठीक चलने लगा है। बहुत बढ़िया सर, एंजॉय करिए। पोर्टफोलियो लेकिन रेड में है, क्यों? सबका आपका ही रेड में है क्या? सिर्फ आप ही इस मार्केट में? सबका होगा रेड में सर, बात समझिए, सबका होगा रेड में। मतलब आप समझिए ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा, लेकिन 3 से 4 दिन का अगर देखा जाए तो वो रेड में होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए सिर्फ 3 से 4 दिन का ही पोर्टफोलियो रेड में आया है, बाकी ओवरऑल जो पीछे से बना के रखा वो ग्रीन में अभी भी ओवरऑल होगा। जब मार्केट बढ़ा तो वो जरा सा चले,
देखिए क्या लिख रहे हैं, जब मार्केट बढ़ा तो वो जरा सा चले, लेकिन मार्केट गिरा तो बहुत गिर गए। तो ये तो मिड कैप के साथ प्रॉब्लम है, आपने मिड कैप में ज़्यादा स्टॉक ले रखा है और स्मॉल कैप को ज़्यादा ले रखा है। आपके साथ प्रॉब्लम है, स्टॉक के साथ प्रॉब्लम नहीं है, आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा ले रखा है, क्योंकि ये जब चलते हैं तो ऐसे ही चलते हैं, जब गिरते हैं तो ऐसे ही गिरते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी, और तो देख ही रहा हूँ यहाँ पे HFCL पकड़ रखा है, दीपक फर्टिलाइजर पकड़ रखा है, KPR पकड़ा है, सारे आपके मिड कैप और स्मॉल कैप वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें होती है सर, जब वो चलेगा तो धीरे धीरे, और जब बढ़ेगा तो सर्किट, गिरेगा तो सर्किट लगा गिरता है, देखा ही होगा आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको कभी भी पोर्टफोलियो एक जैसा नहीं रखना है, आपको हमेशा मिक्सअप पोर्टफोलियो रखना है। थोड़े हीरो को रखना है, थोड़े छोटे वाले को। देखिए अगर कोई फिल्म बनती है, सिनेमा बनता है, तो सिनेमा में खाली हीरो होता है क्या? नहीं ना। सिर्फ कोई भी फिल्म बनती है तो सिर्फ हीरो से नहीं बनता, उसमें आपको विलन भी चाहिए, है ना, उसमें आपको एक साइड हीरो भी चाहिए, फिर उसमें कॉमेडियन भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब मिलेगा ना, तभी ना आप एक फिल्म बनाएंगे। कि खाली ये हीरो लेके फिल्म बना लिया, कुछ है ही नहीं उसमें, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। विलन लेके फिल्म बना लिया, चलेगा? नहीं चलेगा। ये सारे मटेरियल नहीं होंगे तो नहीं। इसी तरह आपका पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, सबका एक मिक्स होना चाहिए, ताकि ये बैलेंस्ड रहे। मैंने जब भी पोर्टफोलियो बना के दिया, वो हमेशा बैलेंस्ड बना के दिया, कि आपको हमेशा उसमें मार्केट गिरे या उठे, आपका पोर्टफोलियो लगभग पॉजिटिव में रहना चाहिए। फिलहाल आपने इंटेलेक्ट 616 पे लिया है, दीपक फर्टिलाइजर 407 पे लिया है, KPR 423 पे लिया है, HFCL 63 पे लिया है। तो इससे शॉर्ट टर्म के लेंगे टारगेट और SL क्या हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। इंटेलेक्ट चलते हैं, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इंटेलेक्ट और यहाँ पे आ गया इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना, 616 पे लिया है, और ये आ गया 670। बहुत बढ़िया। तो सर ऑलरेडी तो 50 पॉइंट हैं, अब इसको क्या चाहते हैं आप, कि पूरा का पूरा हम एकदम 1000 हो जाए तभी आप निकलेंगे? अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म में कितना % प्रॉफिट लेना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म में कितना? 15%, 10%? हो तो गया काम, फिनिश करिए, निकलिए। लेकिन अगर ये 650 के नीचे निकल गया तो फिर ये आपको निकलने नहीं देगा। याद रखिए, अगर ये 650 के नीचे निकलता है तो ये डायरेक्ट 635 से 600 पे आ जाएगा, और अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो फिर ये 700, 720 से 740 तक के टारगेट आपको इंटेलेक्ट दिखा सकता है। नज़र रखेंगे इंटेलेक्ट पर। तो ये इंटेलेक्ट का लेवल मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपके पास है दीपक फर्टिलाइजर 407 पे, KPR को आपने लिया हुआ है। तो दीपक फर्टिलाइजर चलते, दीपक के पास फर्टिलाइजर पे आ गए, 407 पे लिया, 409 चल रहा है। 400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ब्रेक कर गया तो नीचे 385 तक गिर सकता है। ऊपर अगर ये 425 से 30 को ब्रेक करता है तो 450 से 460 के लेवल आपको दिखाएगा दीपक फर्टिलाइजर। KPR है ना, KPR पे चलें। KPR आ गया आपके सामने में, और KPR आपने कितने पे लिया है? KPR आपने 423 पे लिया, और ये 423 पे ही चल रहा है। स्टॉप लॉस 400 रुपये का लगा लीजिए फिलहाल। 450 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर 475 से 500 तक के लेवल KPR दिखाएगा। HFCL 63 पे लिया है। HFCL अभी खूब HFCL चल रहा था मार्केट में, पूरा हल्ला कि अब ये हो गया, इसमें वो हो जाएगा, गर्दा उड़ा देगा, एकदम लोगों ने पूरा एकदम इसमें एकदम हवा बना दिया। तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, अपना अपना मानना है। इसका एक स्टॉप लॉस है 70 रुपये का। 70 रुपये के अगर नीचे निकल गया तो 60 रुपये का टारगेट देगा सेल साइड में। 70 रुपये के नीचे निकल गया तो 65 से 60 तक गिर जाएगा, और ऊपर अगर ये 75 के ऊपर निकलेगा तो 80 से 85 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आपको HFCL दिखा सकता है। और बाकी धर्मेंद्र जी, आप अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस करिए, क्योंकि सिर्फ स्मॉल कैप लेके बैठेंगे, सिर्फ ये मिड कैप लेके बैठेंगे तो जब मिड कैप गिरेगा तो पूरा गिर जाएगा आपका पोर्टफोलियो। स्मॉल कैप गिरेगा तो पूरा स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो गिर जाएगा। तो मिक्सअप रहेगा तो संभाल के रखिएगा आपका पोर्टफोलियो को। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ता हूँ धर्मेंद्र जी के बाद अगला सवाल की तरफ, और सारे लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। अगला सवाल है अशोक सालुंके जी, पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। अगला सवाल भेज रहे हैं, सर मेरे पास JSW एनर्जी के 30 क्वांटिटी बाइंग प्राइस 400 के हैं, नाल्को के 80 क्वांटिटी हैं, बाइंग प्राइस 105, सेल 50 क्वांटिटी, बाइंग प्राइस 120, ट्राइडेंट लिमिटेड 200 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस 38। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टारगेट और SL क्या होना चाहिए? सर JSW एनर्जी बहुत ही अच्छा स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किया था, JSW एनर्जी बहुत बढ़िया।
और अभी उसने अच्छी रैली दिखाई, बहुत ही अच्छे मूवमेंट दिखाया और JSW एनर्जी वापस से मेरे NR वाले रेंज में फंसा हुआ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। और 15-20 दिन आप देख चुके हैं एक ही जगह पे वो ट्रेड कर रहा है। आपकी बाइंग प्राइस है 400 के आसपास में और वो ट्रेड 380 पे चल रहा है। 360 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए। 360 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना होगा। अगर 360 के नीचे निकल गया तो आप निकल जाइएगा, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर इसी रेंज में रहता तो आप बने रहिए। 400 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा जो कि आपका प्राइस है, तो फिर आपको बड़ी रैली 440 से 460 तक के भी JSW एनर्जी दिखा सकता है। दूसरा है आपने नाल्को 180 क्वांटिटी लिया हुआ है, तो चलते हैं नाल्को में, नेशनल एल्युमिनियम में ना 160 के आसपास पे आपने लिया हुआ। कितने पर देख लें अपना क्वांटिटी प्राइस क्या है आपका, 80 क्वांटिटी 105 के आसपास में आपने लिया है। 105 अब ठीक है, इसमें कोई ऐसे टेंशन नहीं सर। 95 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 110 के ऊपर निकलेगा तो आपको बड़ी तेज़ी 115 से 120 तक के दिखाएगा। आप इसके लिए मेरे निफ्टी मेटल फार्मा IT वाला स्टॉक जो मैं डेली डालता हूँ, वीडियो जो डेली डालता हूँ, आप उसको भी फॉलो करके चल सकते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड और सेल आपने लिया हुआ, पहले मैं सेल को चेक कर लूँ। सेल आपने लिया है 50 क्वांटिटी 120 की बाइंग है और वो 116 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। देखिए यही लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन है, यानी 114 से लेकर 116 का जो जोन है ना, यही जोन है। अगर यहाँ से ये रुक गया, बाउंस कर गया ऊपर, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये लेवल अगर 114 वाला नीचे ब्रेक कर गया ना तो ये 110 तक गिर जाएगा, तो स्टॉप लॉस 114 रुपये का लगेगा। 120 के ऊपर अगर निकलेगा तो 125 से 30 तक के टारगेट सेल में भी आपको दिखेगा। ट्राइडेंट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया और ट्राइडेंट ठीक ठाक चल भी रहा है। 38 पे लिया है, स्टॉप लॉस भी 38 का ही लगा लीजिए। 42 के ऊपर निकलेगा तो 46 और 50 तक के टारगेट ट्राइडेंट आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो ये है व्यू अशोक जी आपके सवाल पे। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। अशोक जी के बाद जो सवाल है वो है सहरसा बिहार से संजय जी ने लिखा है, संजय मिश्रा जी ने। सर आई है परचेज फिलिप्स कार्बन ओके 230 पर, प्राज इंडस्ट्री 317 पे, एक्सारो टाइल्स 160, अरविंद 122, केनरा बैंक 195 और एजिस लॉजिस्टिक 214 पे। प्लीज़ प्रोवाइड SL एंड टारगेट। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिलिप कार्बन आपने लिया हुआ है, फिलिप्स कार्बन को चेक कर लेते हैं हम लोग। फिलिप्स कार्बन को और आपने लिया है 230 के आसपास में फिलिप कार्बन, प्राइस चल रहा है 235। बिल्कुल स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा ना 230 रुपये का ही लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको लगाना रहे कि नहीं ये बहुत नज़दीक हो जाता है तो 220 का लगा लीजिए। 240 के ऊपर जाएगा तो ये 250 के टारगेट दिखा सकता है। तो 230 से 220 का एक स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट 240 के ऊपर जाने के बाद 250 से 60 के टारगेट फिलिप कार्बन में आपको बनेंगे। और एक्सारो टाइल्स 160 पे, अभी एक्सारो टाइल्स एक सवाल का जवाब मैं दे रहा था, उसमें मैंने एक्सारो टाइल्स के बारे में बताया था कि इसको आप लंबे समय के लिए रखिए। आपने 160 पे लिया, 153 पे ये आ चुका है। देखिए नीचे एक इसके पास ट्रेंड लाइन का एक छोटा सा सपोर्ट है, लेकिन ये अभी खुद उस तरह के चार्ट को ये मूवमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये नया लिस्टिंग है ना, नया लिस्टिंग है तो उस तरह के चार्ट को ये फॉलो नहीं करेगा। एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना हो तो 150 का लगा लीजिए मन को बहलाने के लिए, 145 से 50 अपना सेव करने के लिए। इसका व्यू लंबा रखिए, लॉन्ग टर्म रखिए, तभी फायदा देगा। और 160 जो आपका प्राइस है वही प्राइस जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मूवमेंट ये नहीं करेगा। 160 के बाद 170 तक के टारगेट आपको ऊपर के साइड में दिखा सकता है। केनरा बैंक आपने लिया हुआ है 195 के आसपास में। केनरा बैंक 195 लिया है, बिल्कुल सही। और देखिए 205 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। 205 के ऊपर निकलने के बाद आपको नई रैली 210 से 215 तक का दिखाएगा। आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 190 के आसपास का लगा के चल सकते हैं केनरा बैंक में। इसके अलावा आपने लिया है अरविंद 122 पे, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद 122 पे लिया है तो बने रहिए। 129 चल रहा है, 120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 135-36 के ऊपर ब्रेक रहेगा तो 140 से 42 के टारगेट अरविंद शॉर्ट टर्म में आपको दिखाएगा। एजिस लॉजिस्टिक को आपने लिया है और ये आपने कितने पर लिया वो चेक कर लेते हैं। एजिस लॉजिस्टिक को आपने लिया है 214 के भाव पे और ये 210 पर आया हुआ है। कोई बात नहीं सर, एक 220 के ब्रेकआउट का वेट करिए। 220 के ब्रेकआउट अगर निकलता है एजिस लॉजिस्टिक तो एक अच्छा मूवमेंट 240 दिखाएगा। 200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस कंडीशन में, क्योंकि 200 के बाद जाने के बाद इसकी स्थिति खराब हो जाएगी एजिस लॉजिस्टिक में। तो संजय जी के सवालों पर ये मेरा जवाब है। उम्मीद करता हूँ फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ और अगला सवाल है संजय दामोदर कदम जी ने मुंबई से लिखा है। इनका सवाल है कि ट्राइडेंट को बाय किया 14.25 पे। सर मस्त प्रॉफिट है आप ट्राइडेंट में, क्या दिक्कत है? बंधन बैंक 334.58 पे। SPTL को लिया है सर, SPTL 0.9 अच्छा देख लेता हूँ कौन सा है। एशियन पेंट 2636 पे लिया। आगे क्या करना है प्लीज़ गाइड सर। ओके, ट्राइडेंट में सर आप बने रहे, सबसे पहले ट्राइडेंट पे आप बने रहे, क्योंकि जिस प्राइस पे आपने लिया वो बहुत नीचे के भाव से, तो क्या दिक्कत है।
8 का मैक्सिमम आपको 38 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ये 42 के ऊपर निकलता है तो आपको ये 4650 के टारगेट ट्राइडेंट दिखाएगा। बंधन बैंक 334 पे लिया है, तो आप इसके लिए मेरे वो निफ्टी बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक वाला एनालिसिस देख सकते हैं। बंधन बैंक, उसके बारे में मैं हमेशा बंधन बैंक के बारे में बताता हूँ। आपने 334 के आसपास में लिया हुआ है, कोई बात नहीं। एक स्टॉप लॉस 310 रुपये का लगाइए। 330 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर वो 330 को ब्रेक करता है तो 340 से 50 के टारगेट दोबारा से बंधन बैंक आपको दिखाएगा। एशियन पेंट 2636, सर इसको तो गिर गया 2636, वहाँ से 3500 से गिर के नीचे आ गया 2900, अभी भी आप प्रॉफिट में। एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2900 का। मेरे ख्याल से 2900 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए और मंडे को इसकी ओपनिंग गैप अप होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ये गैप अप नहीं खुला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 3000 के ऊपर निकल गया तो 3050 और 3100 के टारगेट दोबारा से दिखा सकता है एशियन पेंट। हाँ, 2900 के नीचे जाने पर अपना प्रॉफिट जरूर आप बुक कर लीजिएगा। और आगे क्या करना है तो ये मैंने आपको बताया। एक है स्टॉक आपका SPTL, तो चलते हैं SPTL। ये देखिए सिंटेक्स प्लास्टिक आपने लिया हुआ है और ये 99 पैसे के आसपास में आपने लिया है, 5.5 पैसे। कितना गुना प्रॉफिट आप बनाए हुए, ये तो ज़बरदस्त हो गया है ना। 99 पैसे से आपने 99 पैसे, हम लोग देखना चाहेंगे दोस्तों इनका परसेंटेज प्रॉफिट, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। चलिए मैं देखता हूँ, 99 पैसे से आपने लिया है, वाह, और पीछे जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से इन्होंने लिया है, तो मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ 99 पैसे से। अभी ये 5.5 में चल रहे हैं, तो ये इन्होंने लगभग 600% का प्रॉफिट बनाया। 600% का प्रॉफिट सिंटेक्स प्लास्टिक में इन्होंने बनाया हुआ। 600 ज़बरदस्त प्रॉफिट है सर। तो प्रॉफिट अगर बुक करना चाहें तो कर लीजिए। देखिए स्टॉक में कोई जान नहीं है सर सिंटेक्स प्लास्टिक में फिलहाल, तो आपने जितना भी क्वांटिटी लिया हो ना उसका 70% क्वांटिटी को अगर बुक करना चाहें तो ज़रूर बुक कर लीजिए। और 6 रुपये के ऊपर निकल जाएगा तो 6.5 तक का मैक्सिमम टारगेट आपको दिखा सकता है। स्टॉक में ऐसा कुछ खास जान नहीं है, बस ये मार्केट के बहाव में ये भी बह गया संजय जी, बाकी इसमें ऐसा कोई जान नहीं है। SPTL में आप प्रॉफिट में हैं, 1 रुपये के भाव पे लिया, 99 पैसे के भाव पे लिया, 600% का प्रॉफिट रैली यूज़ कर रहे हैं, इंजॉय करिए उस रैली को। कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो बुक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल की तरफ बढ़ूँगा। शकील अबानी जी गुजरात से लिख रहे हैं कि टिन प्लेट 330 पे लिया है 100 क्वांटिटी, कंसाई नेरोलॉग 650 पे लिया है 100। सर ऐसे जैसे आपने लिखा है ना, मुझे लगता है जैसे 650 से लिया है 100 शेयर, 650 के रुपये पे 100 शेयर लिया है। और अंबुजा सीमेंट 410 से 100, मैंने 410 पे था अब 100 हो गया, ऐसे मुझे लग रहा है। एक्चुअली ये 410 के प्राइस पे लिया है 100 क्वांटिटी। जोमेटो को 143 से लिया तो 300 हो गया, ऐसे मुझे लग रहा है। एक्चुअली 143 पे लिया है 300 से, तो थोड़ा सा फिर से लिखने में मिस्टेक है। एक्चुअली मुझे बोलने में भी दिक्कत बन रही है। 330 से 100 यानी 330 पे लिया वो 100 हो गया, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। 330 शेयर लिया है 100 ये 330 के भाव पे लिया है 100 क्वांटिटी, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप। कंसाइनर लोग 650 के भाव पे 100 क्वांटिटी लिया, अंबुजा 410 के भाव पे 100 क्वांटिटी लिया, जोमेटो 143 के भाव पे 300 क्वांटिटी लिया। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा? ओके चलिए देखता हूँ। टिन प्लेट 330, तो चेक कर लेते हैं टिन प्लेट, और 330 पे आपने लिया है, और 330 की जगह पे ये कहाँ है 299। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देखिए इसका ट्रेंड तो फिलहाल नेगेटिव है, लेकिन बाउंस के चांस तो बन सकते हैं। अगर ये 310 के ऊपर निकल गया ना तो 320 से 330 के टारगेट आपको दिखाएगा, और नहीं तो अगर ये बहुत ही क्रूशल लेवल पे 290 के नीचे जाने के बाद ये 280 से 270 तक गिरने के चांस टिन प्लेट यहाँ पे दिखा रहा है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में लग रहा है। कंसाई नैरोलेक आपने लिया हुआ है, अब देखिए कंसाई नैरोलेक क्या कर रहा है। 550 650 पे लिया, 100 पॉइंट आप माइनस में आ चुके हैं। देखिए कंसाई नैरोलेक, अभी दिवाली है, फेस्टिव सीजन है, थोड़ा उम्मीद करिए कि ये बाउंस यहीं से करना चाहिए। अभी तो एशियन पेंट भी गिरा है, बर्जर पेंट भी गिरा है, सब सस्ते भाव पे अवेलेबल हो गया है। तो एक बार एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 520 का, होल्ड रखिए इसको। 560 के ऊपर जाने के बाद वापस उम्मीद करता हूँ कि आपका प्राइस आ जाना चाहिए 580 600 तक के टारगेट वापस ऊपर के साइड में जाना चाहिए। अंबुजा सीमेंट 410 पर आपने लिया है, अंबुजा इस सीमेंट में जान है। चलिए देखता हूँ क्या सच में जान है कि नहीं। 410 पे लिया तो दिक्कत है, 360 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर, और ऊपर रजिस्टेंस है 380 का, ब्रेक करेगा तो 390 से 400 का टारगेट अंबुजा सीमेंट आपको दिखाएगा। जोमेटो 143 पे लिया, जोमेटो 143 पे लिया, 137 पर जोमेटो चल रहा है। देखिए ऊपर रजिस्टेंस 150 का, ये थोड़ा दिक्कत है। नीचे एक छोटा सा देखिए ये ट्रेंड लाइन वेल लाइन अभी इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी स्टॉक की नई लिस्टिंग है ना, अभी न्यूज़ पे स्टॉक चलता है। क्या चलता है? न्यूज़ पे नई लिस्टिंग है, तो नई लिस्टिंग तब तक जब तक कम से कम बिता न ले, 200 दिन भी कम से कम बिता न ले, तब तक इसके चार्ट प्रॉपर बनते नहीं है। तो याद ऐसे रखिए 130 के नीचे जाने पे ये कमजोर हो जाएगा, तो 130 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 145 के ऊपर जाने पे मजबूत हो जाएगा, 150 से 55 की टारगेट फिर जोमेटो आपको दिखाएगा।
शकील जी, ये मेरा जवाब है आपके सवाल पे। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं कि इंटेल सॉफ्ट को 55 पे 50 पैसे पे लिया है, मोलटेक 86-70 पे लिया है, 1 ईयर लेवल कहाँ तक आ सकता है। ओके सर, तो इंटेल क्या है? इंटेल सॉफ्ट इंट्रा सॉफ्ट होता है कि इंटेल सॉफ्ट होता है? मेरे ख्याल से इंट्रा सॉफ्ट होता है ना। हाँ, इंट्रा सॉफ्ट होता है, आपने इंटेल सॉफ्ट लिखा है, वह तो इंट्रा सॉफ्ट होता है। आपने 55-50 पे लिया और 127 रुपया 10 पैसे पाए गया, ऊपर ये 158 तक गया। इंट्रासॉफ्ट में मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे। देखिए सर, आप ऑलरेडी डबल से ज़्यादा के प्रॉफिट में बने हैं, और स्टॉप लॉस लगाना है तो 120 का लगा लीजिए। 135 के ऊपर जाएगा तो वापस 150 और 155 के टारगेट दिखाएगा ISFT। दूसरा, आपने मोलटेक को लिया हुआ है, तो सर मोलटेक में भी आप बने रहे। मोलटेक अच्छी कंपनी है, मोलटेक टेक्नोलॉजी आपने लिया है 86 रुपया 70 पैसे पे, अब बने रहें सर इस स्टॉक में। एक स्टॉप लॉस लगाना हो तो 70 का लगाइए, इसको लंबा समय रखिए। ऐसे भी आपका 1 ईयर भी हो तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा तरीके से अगर ये 80 से 82 के लेवल को अगर ब्रेक करता है मोलटेक, तो आपको ऊपर 90 से 95 तक के टारगेट मोलटेक भी दिखा सकता है। तो ये है सुनील जी के सवाल पर मेरा अपना जवाब, और ये शायद इस सीरीज़ का 139 का ये आखिरी सवाल था दोस्तों। तो आपके सवाल मेरे जवाब का सिलसिला 23 अक्टूबर 2021 के जितने लोगों ने सवाल भेजे थे, 139वां एपिसोड खत्म हुआ। आज 24 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक दिन के बाद वीडियो बनता है, तो सारे सवाल 23 तारीख को कलेक्ट किया, 23 तारीख वाले, और 24 को जवाब दे रहा हूँ। तो जिनका भी जवाब नहीं था, अगर उम्मीद है उन्होंने कंप्लीट वीडियो देखा हो, तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीक का फिर से इंतजार रहेगा। कोई सवाल हो तो बिल्कुल तैयार रखिएगा, नेक्स्ट वीक सैटरडे को फिर से इस रूल के हिसाब से जो लिखा हुआ है भेजने के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन पे भी कॉल मिलते हैं, चार्ट स्टडी मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, बहुत सारी मार्केट रिलेटेड खबरें मिलती है, जिसको आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।